ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे बाय द वे। ठीक है, आपके किसी भी आपको नहीं लग रहा होगा, बट इट इज़ कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स है। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में एटलीस्ट 10 to 15% का आपका जो सवाल है वो यहाँ से आता है, एटलीस्ट 10 to 15%। बहुत बड़ा चैप्टर। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे किसी स्कूल के करिकुलम बेस है नहीं हमारा, ठीक है। सो प्लीज़ पीपल, आई डोंट वांट टू हियर दिस कि ये मेरे एग्जाम में नहीं है या मेरे एग्जाम में नहीं है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, सबके साथ ही एक्सपेक्टेशन सेटअप कर रहा हूँ। आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो इसी तरह से पढ़ना है। आई विल नॉट टीच यू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड 12th और बिफोर 11th। तो ऑब्वियसली वट एवर आई विल टीच यू विल बी बिटवीन दीज 2 years, बट अंडरस्टैंड कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो हमने देखा भाई साहब, अगर आपका दिस इज समथिंग दैट वी हैड सीन येस्टरडे, सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा अगर आपका 0 हो गया एक कोऑर्डिनेट, तो m2d अपॉन m1 प्लस m2। केस 2, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू m2 देन x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, m1d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। केस 3, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू सेंटर ऑफ मास में अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो आपका x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस d1, ठीक है। तो md1 इज इक्वल टू md2, या हम बोल सकते हैं m2 बाई m1 इज इक्वल टू d1 बाई d2। आपने ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। सो दैट इज द रेशियो दैट यू विल बी गेटिंग, m2 बाई m1 विल बी इक्वल टू d1 बाई d2। सो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ सेंटर ऑफ मास, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और फ्रॉम द पार्टिकल्स इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। दिस इंडिकेट्स दैट CM इज क्लोजर टू हेवियर मास, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये आपका भाई साहब लेट्स से ये आपका भाई साहब ओरिजिनल डायग्राम है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे मास m1 है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, x1। यहाँ पे मास m2 है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, x2। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है d1, और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है d2। तो कल हमने इसका डेरिवेशन देखा था बेसिकली, और डेरिवेशन में क्या देखा हमने, आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 x1। कुछ तो आवाज़ आ रहा है ना, कुछ तो गाना गा रहा है, ओके। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, क्लियर है। अगर आपने इस ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सेंटर ऑफ मास पे, ओरिजिन को आपने सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ अभी आपका x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ओरिजिन को अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे बताओ भाई साहब, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको ओरिजिन को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, when origin is shifted to center of mass, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0। क्लियरम भाई साहब, ओके। तो x की वैल्यू अगर 0 हो गई, दिस 0 विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन कितना भाई साहब m1 प्लस m2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2, इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस m1। अच्छा एक चीज़ और, अभी देखो यहाँ पे आपका ये वाला कहाँ पे आ गया, इधर आ गया है ना। तो अगर ये इधर आता है तो ये वाला x1 क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अभी तो ये x1 राइट हैंड साइड में था, जब आपने ओरिजिन को इधर रखा तो ये किस तरह आ गया भाई साहब, इस तरफ आ गया, तो ये x1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको माइनस x1 लिख सकते हैं। तो माइनस m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 0। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m1 x1 इसको इधर ले लिया इज इक्वल टू m2 x2, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज m2 बाई m1 विल बी इक्वल टू x1 बाई x2। अभी इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे x1 और x2 बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भाई साहब दूरियाँ हैं, ठीक है। तो अगर समझ लो m2 आपका ग्रेटर है m1 से, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x1 आपका x2 से ग्रेटर हो जाएगा। और यही चीज़ हम देखो कल समझने की कोशिश कर रहे थे
यहाँ पे भाई साहब 2 वेट्स रखे हुए हैं और ये भाई साहब आपका है ये जो रॉड होता है, ठीक है, जिम्स में। तो अगर आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश की, यहाँ पे एक और वेट अगर आपने डाल दिया, तो इसको अगर बैलेंस करना है तो इसको आपको छोटा करना पड़ेगा, इसको आपको इधर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये लेट्स से M2 है, ये M1 है, ये भाई साहब आपका क्या है X2 है, और ये क्या है भाई साहब आपका X1। समझ में आ रहा है ये? तो अगर आपने भाई साहब M2 को बढ़ाया तो आपके X2 को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ M2 इज ग्रेटर देन M1, इन ऑर्डर टू बैलेंस X1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन X2, ठीक है। तो आप कैसे इसको बैलेंसिंग करेंगे? विदाउट वेट्स को निकाले हुए इसको थोड़ा सा खिसका दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। दैट्स हाउ इट विल बेसिकली बैलेंस, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पार्टिकल्स इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। इनवर्स रेशियो यही हुआ ना भाई साहब, M2 by M1 is equal to D2 by D1. Are we clear on this one people? This indicates that center of mass is always closer to the heavier mass. ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास के ज़्यादा क्लोजर होगा, ठीक है। समझ लो भाई साहब, आपने भाई साहब यहाँ पे एक सीसॉ है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच में है, फलक्रम, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब एक 120 किलो का आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे भाई साहब एक 50 किलो का आदमी बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? क्या ये फलक्रम में होगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का भाई साहब इसके क्लोजर होगा, हेवियर वेट की तरफ, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ मास शुड बी समवेयर हेयर। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तभी होगा जब ये भी 120 का हो या ये भी 50 का हो, तब बराबर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी आपका वेट गड़बड़ है, ठीक है, एक बहुत भारी है दूसरे से, तो आपका सेंटर ऑफ मास इसकी तरह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर ऑब्जेक्ट। तुमने कोई डिस्क ले लिया, समझ लो ये डिस्क है, ठीक है, मतलब एक ऐसा डिस्क है, ठीक है, कोई गोल आकार है, और ये डिस्क कुछ ऐसा है, देखो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये इधर ज़्यादा है, ये इधर ज़्यादा है। तुम बताओ सेंटर ऑफ मास, अगर ये प्रॉपर डिस्क होता था तो सेंटर ऑफ मास बराबर सेंटर पे होता था, लेकिन ये अभी सेंटर ऑफ मास किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। इट विल बी समवेयर हेयर। अगर इसको अभी बैलेंस करना है ना भाई साहब, तो तुमको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका ढूंढना पड़ेगा। इट विल बी समवेयर हेयर, नॉट इन बिटवीन, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द हेवियर मास। The center of mass of a system of particles will always move towards the heavier mass. Are we clear on this one people? Okay, समझा. Dependence on center of mass. The center of mass of a system depends on the masses of the particles. Obviously भाई साहब, सारे particles के जो masses हैं उस पर depend करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या निकाला आपने? M1 X1 प्लस M2 X2 ऐसा करते करते प्लस Mn Xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M ऐसा करते करते Mn तक, है ना भाई साहब। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, ये नहीं आया ना जीवन, ठीक है। लेकिन मैंने देखा उसको यहाँ पे जाते हुए अभी। वो कौन है? नहीं, अरे जीवन को ही देखा मैंने। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। तो मासेस ऑफ द पार्टिकल्स पे भाई साहब ये डिपेंड करेगा ऑन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटिव टू द वन अनदर, ठीक है। तो कितने भाई साहब रिलेटिव डिस्टेंस है इनका, मतलब आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? X1, X2, X3 इस पे डिपेंड कर रहा है। ये आपके क्या हैं? रिलेटिव डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। सो ऑन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटिव टू वन अनदर, X1, X2 पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लस मासेस ऑफ द पार्टिकल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपने देखा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 ऐसा करते करते Mn Xn तक अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ऐसा करते करते Mn तक, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, द सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम यूज्ड टू लोकेट इट, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जैसे अभी देखा आपने, यहाँ पे हमने कैसे लिया था, ये सेंटर ऑफ मास है, तो रेफरेंस पॉइंट हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने M1 रखा हुआ है, यहाँ पे M2 रखा हुआ है, और यहाँ से डिस्टेंसेस लेते जा रहे हैं। ये वाला भाई साहब X1 हो गया, ये वाला भाई साहब X2 हो गया। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले लो, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। रेफरेंस पॉइंट विल नॉट चेंज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भाई साहब क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सुई की नोक पे भी उस बॉडी को बैलेंस कर सको। रेफरेंस पॉइंट आपने डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिया हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आपने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट विल नॉट ऑल्टर द सेंटर ऑफ मास। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द सेंटर ऑफ मास। अभी अगर मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लिया होता तो भी सेंटर ऑफ मास वही रहता था, द सेंटर ऑफ मास वुड हैव बीन द सेम, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ले लिया होता तो भी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही रहता था, इट वुड हैव बीन हियर। हाँ, ले सकते हैं ना भाई साहब।
कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, मेरे लिए तुम सामने बैठे हुए हो, इसके लिए तुम सामने बैठे हुए हो, इसके लिए भाई साहब बिहाइंड बिसाइड्स बैठे हुए हो, कोई बाहर जाते हुए इंसान के लिए अलग पोजीशन है ना। तुम्हारी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है ना, तुम्हारी पोजीशन वही के वही है। डिफरेंट पीपल आर सीइंग यू एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो इसी तरह से किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेफरेंस पॉइंट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन द सेम irrespective of what reference point you are using। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, सो अभी हम देखते हैं भाई साहब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन अ प्लेन। ठीक है, अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं। प्लेन मतलब समझ में आता है, अभी तक हमने क्या लिया था, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भाई साहब दे देते पॉइंट्स को। अभी हम एक प्लेन लेंगे, मतलब एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे अभी। ठीक है, सो टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए x1 y1 and x2 y2 in the xy plane। if the center of the mass is located, center of mass कहाँ पे है भाई साहब, x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर पे। ठीक है, then हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x सेंटीमीटर, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ठीक है, क्लियर है? अगर हमने z ऐड कर दिया तो वही हो जाएगा भाई साहब, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ठीक है, ओके। इफ द अबव सिस्टम इज लोकेटेड इन स्पेस, सेंटर ऑफ मास पोजेसेस z कोऑर्डिनेट आल्सो, तो आपका z कोऑर्डिनेट भाई साहब ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट आ गया आपका, ये टू पार्टिकल सिस्टम है आपका 3 डायमेंशनल प्लेन में, विच इज बेसिकली हैविंग x y एंड z एक्सिस। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, एंड फाइनली दिस इज द z कोऑर्डिनेट। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। Coordinates of center of mass in a vector form. If a system consists of two particles of masses m1 and m2 with their position vectors r1 and r2, बहुत ध्यान से समझिए पोजिशन वेक्टर होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, और लेट से ये आपका सेंटर ऑफ मास है। इस m1 मास का o से जो डिस्टेंस है वो r1 है, दैट इज कॉल्ड द पोजिशन वेक्टर। ये भाई साहब m2 मास का ये डिस्टेंस है r2 पोजिशन वेक्टर, और ये सेंटर ऑफ मास इसका भाई साहब पोजीशन वेक्टर है r। सो m1 हैज़ अ पोजीशन वेक्टर r1, m2 मास हैज़ अ पोजीशन वेक्टर r2, एंड सेंटर ऑफ मास हैज़ अ पोजीशन वेक्टर r। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। तो r सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सब जगह पे x कोऑर्डिनेट निकालने जाओ वही, y कोऑर्डिनेट निकालने जाओ वही चीज़, z कोऑर्डिनेट निकालने जाओ वही चीज़। ठीक है, अगर आप पोजीशन वेक्टर से निकालो तो वही चीज़ भाई साहब। ठीक है, दिस विल बी द सेम थिंग दैट विल बी गिविंग यू। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, r1 की वैल्यू हो जाएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप। देखो भाई साहब r1 की वैल्यू क्या है, ये r1 है ना, xy प्लेन है, जैसे समझ लो ऐसा लिखा रहता है 3i प्लस 4j, मतलब क्या हो जाएगा, देखो r1 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 1 2 3, ये 3i हो गया x एक्सिस में, ठीक है, और 1 2 3 4 ये हो गया 4j। ठीक है, ऐसा होता है भाई साहब। क्लियर है? कंफ्यूजन क्लियर है? कर चुके हो? ai प्लस bj है ना, ai bj वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, ओके। तो भाई साहब r1 की वैल्यू अगर है आपकी क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और r2 की वैल्यू है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, तो आपका भाई साहब r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, x प्लस वाई, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई। ठीक है, ओके। सो इफ वी जनरलाइज द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब r सेंटीमीटर दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विथ मासेस m1 m2 एंड टिल mn हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 टिल rn विल बी दिस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, समेशन ऑफ एम आई आर आई, ठीक है, अपॉन टोटल मास, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल मास, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई आर आई अपॉन द टोटल मास m। क्लियर हम क्लियर हम क्लियर हम भाई साहब? ओके ओके ओके। वेयर m इज द मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का भाई साहब मास है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सो अ रिजिड बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी हैविंग क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स विद कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है भाई साहब, तो इसमें सारे क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं। तो समझ लो किसी का भाई साहब कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, 3 डायमेंशन में है, किसी दूसरे का है भाई साहब डेल्टा m2 और उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2,
ठीक है, किसी तीसरे का है लेट्स से डेल्टा एम एन और इसका है एक्स एन वाई एन जेड एन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं। 3 डायमेंशन में अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स भी होंगे और अलग अलग मासेस भी होंगे। तो जिसका मास डेल्टा m1 उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, जिसका मास भाई साहब डेल्टा m2 उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 जिसके कोऑर्डिनेट्स डेल्टा mn उसके कोऑर्डिनेट्स xn yn zn रिस्पेक्टिवली। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी बी x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर एंड z सेंटीमीटर। सो लेट दीज बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो लेट दीज बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गया भाई साहब ये। तो x सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/m x dm, क्लियर है, x dm। y सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 1/y y dm। ये इंटीग्रेशन है। ओके, तो x dm मतलब क्या हो जाएगा, ओके तो देखो भाई साहब अभी जैसे भाई साहब आपको अभी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई साहब, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसा करते करते mn xn अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा करते करते mn तक। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, समेशन ऑफ mi xi i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक अपॉन समेशन ऑफ mi i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अभी भाई साहब इसका समेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi xi अपॉन m लिख सकते हैं कैपिटल M। ठीक है, ओके, सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/m समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi xi। क्लियरम। ओके, अभी इसी चीज को इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है भाई साहब छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को ऐड करना। टुडुंग भाई साहब, ये अब छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड कर रहे हैं ना m1 x1 को, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज, ये समझ में आ रहा है 1/m की जगह पे हमने 1/m ही लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ x। ठीक है, x dm। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब कर क्या रहे हैं आप, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये आप समझेंगे। ठीक है, x dm मतलब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में। फिजिक्स में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे डेरिवेशन में आपका या तो डिफरेंशिएशन लगता है या तो इंटीग्रेशन लगता है। कायदे से आप इसको समेशन ही लिख सकते हैं, लेकिन समेशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे डेरिवेशन में आप देखोगे इंटीग्रेशन का भयानक यूज़ हुआ है। ठीक है, आप देखोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, अलग अलग बॉडीज़ के भाई साहब आप क्या डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। ठीक है, सो बिकॉज इट माइट प्रूव टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। तो आपका जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है उसका ही उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखो d/dx किसका, xn का, तो हमें क्या मिलेगा nx n-1। ठीक है, इसी को अगर मैं इंटीग्रेशन में लिखूँ, ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेशन में ऐसे लिखूंगा xn dx दैट विल बी रिटन एज xn+1 अपॉन n+1। ठीक है, xn+1 अपॉन n+1 d/dx ऑफ ex दिस विल बी हाउ मच, e⁻x। क्या हो गया, क्यों इतना परेशान है, बताना क्या हो गया। d/dx ऑफ ex दैट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। यहाँ पे आप भाई साहब एक्सपोनेंशियल ऑफ x dx लिखेंगे तो भी ये भी आएगा ex। यहाँ पे आप एक कॉन्स्टेंट्स ऐड करते जाएंगे, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स आपके अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लगते हैं, वी विल सी दैट बट लेटर, बट ये जनरल फॉर्मूलेज थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, जैसे है आपका भाई साहब d/dx ऑफ साइन x, ये होता है आपका cos ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ किसका, cos x dx,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं करता हूं भाई साहब कॉस एक्स, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं भाई साहब यहां पे करूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, अभी जैसे हम यहाँ पे करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ एक्स, दिस इज हाउ मच, सेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, टैन एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, जैसे आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये कितना होता है आपका, नहीं सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम किसका, सेक एक्स टैन एक्स का डी एक्स, दैट विल गिव अस सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और क्या है भाई साहब, और क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स, दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये माइनस भी तो एडजस्ट होना चाहिए ना वहाँ पर, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब आपका, जैसे समझो और क्या बाकी रहा, लॉग एक्स ना, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये आपको क्या देता है, 1 बाई एक्स। तो इधर आप इंटीग्रेशन करोगे किसका, 1 बाई एक्स डी एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, क्लियर है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, और क्या हो जाएगा, एनीथिंग एल्स तमाम, हाँ हाँ, बेस ई होता है। तुम्हारा लॉग टेबल देखा है कभी तुमने, अरे तुम जीवन में देखा क्या है तुमने, किसी के पास है क्या लॉग टेबल, हाँ तो ये लॉग टेबल है, देखो, हाँ ये क्या है, ये मेरा ब्याह है, तू आया नहीं रे, हाँ तेरे को, तेरे पूरे फैमिली को मैंने इनविटेशन भेजा था भाई साहब, तो आया ही नहीं। ओके, ये दिख रहा है, ये लॉग टेबल है बेसिकली, ये लॉग टेबल है बेसिकली, इसको कैसे यूज़ करते हैं वी विल सी। बट लॉग टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी, लॉग बेस 10 पे, इधर देखो, इधर देखो, तुमको मैं समझा रहा हूँ वो लॉग ई का, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये लॉग बेस 10 पे है, ठीक है, लॉग बेस 10 पे। तो हम जब लॉग, क्योंकि हम लॉग बेस 10 को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग बेस ई लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये लॉग बेस ई है। कभी भी आपका जो साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उसको आप डिग्रीज में कभी भी इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियंस में, ठीक है। आपने पढ़ा है ना भाई साहब, 180 डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 रेडियन आता है, ठीक है। तभी जाकर आप इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर पाएंगे। You will not be able to otherwise do a differentiation or integration of this part. Are we clear on this one people? समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है भाई साहब, ठीक है। आप log base 10 के फंक्शंस को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें चाहे तो लिख लो इनको, ठीक है, क्योंकि आपके फिजिक्स में हर दूसरे चीज़ में ये काम आएगी। ये आपका इंटीग्रेशन है, बिना शोर मचाए कुछ काम कर सकते हैं जीवन में। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका डिफरेंशिएशन। दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन। लिखाया है ना शायद मैंने पहले भी, पता नहीं, ओके। मैंने जो नोट्स भेजे उसमें भी है ये।
चलो रे बाबा, जल्दी 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 फटाफट। ओए सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, अकबर डिस्टर्ब कर रहे हैं। डन डन डन। अरे टाइम पास लोग। अकबर तो बना भी नहीं मेरे से लेना। पेन नहीं, मैं इंजेक्शन ही दूंगा तेरे को। लिख क्यों नहीं रहा तू? उसके बाद है सर, उसको बोला तो पहले लिखने में देना नहीं। हो गया? ओके, डन ना भाई साहब, डन डन डन। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई साहब, इसके पहले हमने क्या किया कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास का, तो ये हो जाएगा 1/m समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi mi अपॉन, ठीक है, ये अपॉन क्या है, अपॉन तो भाई साहब नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/m इंटीग्रेशन ऑफ xi mi सॉरी x dm, इसको हम x dm लिख सकते हैं। जैसे हम x dm लिख देते हैं ना, हमको i की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। वैसे ही सेंटर ऑफ मास का भाई साहब y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/m समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi, हाँ yi, ठीक है, yi mi, ठीक है, क्लियर है, अपॉन 1/m, वही सेम 1/m, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1/m y dm, ठीक है। सिमिलरली आपका z कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा 1/m समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर भाई साहब n तक zi mi, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/m, ठीक है, zdm, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ऑफ पीपल आर समझ में आते, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो आपका r को हम क्या लिख सकते हैं, 1/m r ऑफ dm, ठीक है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है भाई साहब, m1 m2 mn with position vectors r1 r2 rn respectively at an instant of time t. The position vector of the system can be written as, तो पोजिशन वेक्टर क्या लिखेंगे भाई साहब, mr1 प्लस mr2, ऐसा करते करते mrn तक अपॉन m1 प्लस m2। अभी भाई साहब ये m1 प्लस m2 m3 तक क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा 1/m m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn, ठीक है। सो वेयर m प्लस mn इज बेसिकली इक्वल टू कैपिटल M, दैट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो एज द टाइम चेंजेस द वैल्यूज ऑफ r1 r2 विल चेंज, भाई साहब बॉडी आगे जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर्स चेंज होती जाएंगी। ये सारे जो पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 r2 ये सारे चेंज होते जाएंगे भाई साहब आपका। तो आपका वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ dr/dt। देखो देखो देखो, वेलोसिटी होता क्या है भाई साहब, वेलोसिटी होता क्या है, ds/dt होता है, ये पढ़ चुके हैं आप। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी
वेलोसिटी भाई साहब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना भाई साहब, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली वेलोसिटी। कोई बॉडी है जिसका भाई साहब सेंटर ऑफ मास ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे r1 वेक्टर है, यहाँ पे m2 मास है, यहाँ पे r2 वेक्टर है, यहाँ पे m3 मास है, यहाँ पे r3 वेक्टर है, और ऐसा करते करते भाई साहब mn मास है और ये rn वेक्टर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स तो आपने देखा कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है ओके। अभी समझ लो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब कोई टाइम नहीं बीता है, मतलब अभी भी मोशन चालू नहीं हुआ है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे r सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। ऐसा करते करते भाई साहब mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक भाई साहब mn तक है, ठीक है। अभी आपका भाई साहब मूवमेंट हो रहा है, तो भाई साहब ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा, सारे पार्टिकल्स भाई साहब मूव करेंगे, ठीक है। सो सारे पार्टिकल्स की भाई साहब एक मूवमेंट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू मूवमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस। भाई साहब सब मूव करेंगे तो ये भी मूव करेगा ना भाई साहब, क्योंकि ये तो आपका सेंटर ऑफ मास है जो सारे कंपोनेंट से बना हुआ है, सारे कंपोनेंट्स अगर मूव करेंगे तो भाई साहब इसको भी मूव करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, रेट ऑफ चेंज ऑफ ठीक है पोजीशन ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dr/dt। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? कौन क्वेश्चन भाई साहब, कौन क्वेश्चन? तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कितना हो जाएगा, VCM। तो कंटिन्यूसली उधर भी देख रहा है इधर भी देख रहा है, क्या मतलब अभी घड़ी की सुई पकड़ के लटक जाएगा? नहीं चलो 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 भाई साहब, हाँ VCM इज इक्वल टू, तब से देख रहा हूँ उधर भी देख रहा है, मेरी घड़ी जल्दी इधर भाई साहब घड़ी टाइम बीत रहा है, dt बीत रहा है इधर, ठीक है। VCM हो रहेगा आपका drcm/dt। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। VCM 1/m क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, m dr1/dt, ठीक है, m2 dr2/dt। मतलब आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका चेंज क्या हो रहा है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, क्या टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर चेंज हो रही है, हो रही है, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे VCM क्या लिखेंगे, VCM विल बी इक्वल टू, ये तो चेंज नहीं हुआ, ये भी भाई साहब आपका चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो रहा है dr1/dt, m2 इंटू dr2/dt, ठीक है, mn इंटू drn/dt, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई साहब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 1/m इंटू m1 इंटू ये हो गया आपका dr1/dt प्लस m2 इंटू dr2/dt एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ mn इंटू drn/dt। ऐसे भाई साहब ऐड करते जाओ, ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? या सब कुछ लेकर आप कंडेंस फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी drcm/dt। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? dr1/dt v1, ठीक है, dr2/dt ये हो गया v2। मतलब भाई साहब ये मोशन ऑफ द पार्टिकल 1, ये हो गया रेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल 2, ये हो गया रेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल n, ठीक है। तो dr1/dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v1, dr2/dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2, इसी तरह से drn/dt विल बी वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल, ठीक है। वी आर इन द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स। तो VCM भाई साहब कितना हो जाएगा, 1/m, m, ठीक है, ये हो गया भाई साहब dr1/dt, तो ये हो गया v1, dr2/dt दैट इज v2, ठीक है, mvn, तो ये हो गया आपका सिग्मा m1 v1 बाई, ठीक है। तो आप VCM को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। VCM के अलग अलग लिखने के तरीके क्या हो गए, एक तो हो गया भाई साहब आपका drcm/dt, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया भाई साहब, VCM विल बी इक्वल टू 1/m और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt। ऐसा भाई साहब आप करते रहेंगे कहाँ तक, mn drn/dt। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/m, ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2
एम एन वी एन, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है? वी सी एम कितना हो जाएगा भाई साहब? वी सी एम विल बी इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ऐसा करते करते हम जाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका समेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब समेशन ऑफ एम आई वी ए, वी मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वी आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन अपॉन एम, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके। वी सी एम हो गया भाई साहब ये। क्लियरम 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 भाई साहब, एब्सोल्युटली क्लियरम, कौनो क्वेश्चन हम नो? ओके। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? जल्दी से बोल, बहुत मारूंगा वरना घड़ी मैं 7:30 बजा दूंगा। जल्दी बोल, मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? अरे मास इनटू वेलोसिटी, अरे ठीक है। मोमेंटम इज नथिंग बट, इसका भी कुछ पकड़ना पड़ेगा। इस तार से तेरे को लगा? बाप रे, वेट कम हो गया रे तेरा। कितना वेट था? अरे बाप रे बाप, वेट कम हो गया रे तेरा। मम्मी अभी अभी फ़ोन करेगी मम्मी, भाई इसको बराबर भेजा था, क्या कर दिया आपने इसको? इंजेक्शन से खून ही निकाल लिया इसका, लगता है ना? बाप रे बाप, क्या ये मेडिकल वाला सीन क्या है? मेरे को समझ नहीं आया। मुझे जहाँ तक मालूम है तो तुमको डेंगू हुआ था और पता नहीं क्या क्या। मेडिकल लिखा था वो। सर वो ऑटो करेक्ट मेरी गलती नहीं है, करेक्ट नहीं। किस दुख में मेडिकल खा लिया भाई साहब तुमने? ओके, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इज गिवन बाय, ठीक है, ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। अभी आप देखो भाई साहब, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज, तो भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये हो गया p1 मास इनटू वेलोसिटी, p2 ये हो गया pn vn। समझ सकते हैं भाई साहब ये, ठीक है? तो एम वी सी एम विल बी इक्वल टू, अगर मैंने इस m को इधर ले लिया, देखो ये क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू m1 v1, दैट इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भाई साहब ये हो गया आपका क्या? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है? समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये क्या है भाई साहब? m1 v1 प्लस m2 v2, ये समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स ही तो है, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है? अरे तुम्हारा भाई साहब सिलेबस टाइम टेबल कुछ मिलेगा नहीं? अरे बोलने से क्या होता है, लिखित में चाहिए, ठीक है? इसी वीक में टेस्ट ले लेंगे? नहीं, इसी वीक में टाइम टेबल आने वाला है, कंफर्मेशन है। और सिलेबस के साथ ना? हाँ, सिलेबस के साथ। बट मैम का सिलेबस, मैम ने हर एक मैम ने बोला सिलेबस पहले 2 चैप्टर रहेगा ये एग्जाम के लिए। तो फिजिक्स में हो गया है, पहले 2 चैप्टर हो गया है। फिजिक्स में पहला 2 चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री में 2 हो गए पहले। पहले वाले 2 हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री ना, वही सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है ना? और मैथ्स का है रिलेशंस एंड फंक्शंस और सेट्स वो हो गया। और क्या है? नहीं, बायो तुम्हारा नहीं है। m1 v1 इज इक्वल टू p1, m2 v2 इज इक्वल टू p2, ठीक है? एंड mn vn इज इक्वल टू pn। ये सब आपके भाई साहब मोमेंटम्स हो गए, ठीक है? ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो MVCM क्या हो जाएगा? ये सब गुंडे लोग आ गए भाई साहब, ये 9th वाला बैच ना पूरा। ओके, आई ये हो गया भाई साहब समेशन ऑफ PI। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर। समेशन ऑफ मोमेंटम हो गया ये आपका। तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एक्सेलरेशन ऑफ द सीएम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, ठीक है? dv/dt होता है भाई साहब, ठीक है? तो RCM की वैल्यू ये हो गई 1/m इज इक्वल टू m1 r1, ठीक है? ओके, द वेलोसिटी ऑफ द CM कंटेन, तो आपका VCM हो गया ये,
तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास टेक्स प्लेस, ठीक है, दिस रिजल्ट्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। जब भी आप किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, सो अगर चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन। देखो आपका F इज इक्वल टू ma, ये पढ़ चुके हैं आप, राइट? ये बेसिकली है क्या, a क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। सो दिस विल बी m ऑफ v माइनस m ऑफ u बाई टी। ये क्या हो गया आपका फाइनल मोमेंटम, ये क्या हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। सो हम इसको लिख सकते हैं भाई साहब डेल्टा p बाई डेल्टा टी। f को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो वेन एवर देर इज अ force, external force acting on a body, there will be, if there is an acceleration produced, definitely there will be a rate of change of momentum. So when an external force acts on the system, a change in the velocity of the center of mass takes place. This results producing acceleration in the center of mass of the system. तो इससे भाई साहब acceleration produce होता है। The acceleration of the center of mass of the system is dvcm by dt. तो आपका acceleration of the mass of the system will be how much? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त। आपका दिन